नमोदय। मैं अक्षय बड़ोले नर्मदा प्रखर के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी नर्मदा प्रखर YouTube चैनल पर समाज के व्यक्तियों का वीडियोस देखें, उनके विचार सुने, तो आप जरूर उन वीडियोस को, विचारों को लाइक करें, अपना कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। मैं आप सभी को यह बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज हम मल्लेश्वर इकाई में उपस्थित हैं और आज हम मिलने जा रहे हैं आदरणीय स्वर्गीय श्री बाबूराव जी पटवारी, जो 1967 में महासभा अध्यक्ष रहे, उनके पोते श्री चैतन्य पटवारी जी से। आदरणीय चैतन्य भैया समाज की काफी परख रखते हैं, एक नई सोच रखते हैं, युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय भैया के कई सारे ब्लॉग्स हमें समाज की पत्रिकाओं में, व्हाट्सएप के जरिए और पेपर में पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। हम जानेंगे भैया से कि समाज कैसे उन्नतशील हो, समाज का विकास कैसे हो, महासभा किस तरह हो, वर्तमान कार्यकाल, आने वाला कार्यकाल कैसा हो। इन सभी विचारों को जानने के लिए और समाज के बारे में चर्चा करने के लिए हम आइए मिलते हैं श्री चैतन्य पटवारी जी से। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी फोटो हम देख रहे हैं, यही स्वर्गीय श्री बाबूराव जी पटवारी हैं, जो महासभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ अब हम मिलते हैं श्री चैतन्य पटवारी जी से। चैतन्य पटवारी जी, आपका स्वागत है नर्मदा प्रखर YouTube चैनल पर। आपके दादाजी ने समाज में अपनी सेवाएं दी, फिर आपके पिताजी द्वारा समाज को सेवाएं प्रदान की गई और अब आप भी समाज में जुड़े रहे। भैया, हम आज आपसे मिलकर आपके विचार जानना चाहेंगे कि हमारा समाज कैसा हो, कैसे उन्नतशील हो, युवाओं का कैसा साथ मिले और हम क्या क्या कर सकते हैं, आपकी सोच। सभी को मेरी तरफ से नर्मदे। मैं चैतन्य पटवारी, पौत्र स्वर्गीय बाबूराव हरिभाव जी पटवारी, पूर्व महासभा अध्यक्ष, 1967 के हरदा महासभा में महासभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मेरे पिता श्री कमलेश पटवारी, मैं उनका सबसे बड़ा लड़का। पिछले ऐसे बोला जाए तो सक्रिय समाज सेवा यदि मैंने अपनी शुरू की है तो वो 2015 से ही शुरू की है, क्योंकि उसके पूर्व मैं भी अपने रोजगार, व्यवसाय, इन सब चीज़ों को लेके अलग अलग शहरों, अलग अलग नगरों में रहा हूँ। पर जब से मैं अपने वापस मूल स्थान मंडलेश्वर पहुंचा हूँ, उसके बाद से मैंने वापस अपने आप को समाज से जोड़ा, समाज को समझना शुरू किया और एक समय आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हमें पुराने ढर्रों को थोड़ा सा बदलना चाहिए और वर्तमान समय के हिसाब से, वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब हमें अपने समाज को गतिशील करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारी भावी पीढ़ी है वो समाज से जुड़ी रह सके और एक उनको ऐसा भावनात्मक लगाव समाज से मिल सके जिससे कि वो अपने आप को समाज के बैनर तले सुरक्षित महसूस कर सकें और आने वाले अपने भावी जीवन को व्यवसाय के तौर पे लिया जाए या सोशल एक्टिविटीज के तौर पे लिया जाए या किसी भी तरीके की गतिविधि के तौर पे लिया जाए, तो उनको एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म समाज के द्वारा ही मिले कि हम अपने समाज में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं और हमें अपने समाज से हर वो चीज़ मुहैया है जो हमें अपने आम जीवन में जरूरत जिनकी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं नर्मदा प्रखर को इस अनूठी पहल के लिए बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को पूरे समाज के सामने एक
ऐसे माध्यम से रखवा रहे हैं जिनसे कि आज का युवा सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो कि सोशल मीडिया कहलाता है। सोशल मीडिया आज की तारीख में युवा और युवा के साथ साथ हमारे जो युवाओं के बाद की जो पीढ़ी है, जिनको कि हम अपने बुजुर्ग बोल लें या अपने हमउम्र बोल लें, वो भी आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आज समाज को कुछ हद तक जोड़ने का प्रयास कर रहा है। भैया, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगामी समय में महासभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बस वही बात फिर से आके खड़ी हो गई है कि हमारा महासभा अध्यक्ष कैसा हो और हम क्या चाहते हैं कि वह हमारे समाज में किस तरह की एक भूमिका निभाते हुए समाज को और उन्नतशील करे। सर्वप्रथम मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि क्या सर्वसम्मति से निर्णय हो या चुनाव के जरिए निर्णय हो, किस तरह से हम महासभा अध्यक्ष को चुने? मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव सर्वसम्मति से हो या निर्वाचन के माध्यम से हो, पर जैसे भी हो, पर चुनाव ऐसे हो जो कि एक आपसी सौहार्द के माहौल में हो। क्योंकि हमारे पूर्व अनुभव कुछ पिछली 2 या 3 महासभा के ऐसे रहे हैं जिसमें कि हमने लोगों के सामने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं कि कुछ लोग जो समाज से जुड़ना चाहते हैं पर इन गतिविधियों को देख के समाज से विरक्त हो चुके हैं। तो सबसे पहला तो मेरा उसमें यह है कि चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से हो या सर्वसम्मति के माध्यम से हो, पर ऐसे हो जिसमें कि कोई विवाद ना हो। हम एक ऐसे शिक्षित समाज को बिलोंग करते हैं जो कि किसी भी तरीके से इस तरीके की गतिविधियों की अनुमति नहीं देता है। इसलिए चुनाव की कोई वो नहीं है, चुनाव कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर हाँ, चुनाव एक सौहार्द माहौल में होना चाहिए, एक आपसी भाईचारे के माहौल में होना चाहिए। अब रही बात कि हमारे महासभा का अध्यक्ष कैसा हो, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात उठाई थी जिसको कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा। मैंने उसमें युवा के हाथ में बागडोर जाए, ये क्वेश्चन आपका, ये बात रखी थी कि वो बागडोर किसी युवा के हाथ में हो। तो उसमें मैं अब अपनी बात पूरी रखना चाहूंगा कि मेरी सोच उसमें युवा को लेकर ऐसी थी कि मैं ये नहीं कहना चाहता था कि कोई युवा ही महासभा अध्यक्ष बने। मेरा उसमें सोच ऐसी थी कि एक ऐसा इंसान महासभा का अध्यक्ष बने जो युवा सोच को रखता हो, जो आज के युग को समझता हो, जो आज की परिपाटियों को समझता हो। क्योंकि आज हम जिस माहौल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें अब अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढालना होगा और साथ ही साथ हमें अपने संगठन को भी अब उसी माध्यम में ढालना होगा। क्योंकि अब जो समय आ गया है, अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का युग है। अब टेक्नोलॉजी यदि आज हमारे जिंदगी का अभिन्न हिस्सा यदि बन चुकी है, तो हमें अब उस टेक्नोलॉजी को भी अपने संगठन में भी उस चीज को उतारना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि इन्हीं चीजों को लेके यदि हम मेरा ऐसा मानना है उसमें कि यदि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज में करते हैं तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम संगठन को पहुंचा सकते हैं। तो अभी की महासभा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में सफल हुई है या अभी भी कुछ कमियां हैं जिन्हें पूर्ण करना है? वर्तमान महासभा की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान महासभा ने बहुत हद तक प्रयास किया है, बहुत हद तक शहरों को महासभा से या इकाइयों के माध्यम से बहुत हद तक जोड़ा है। पर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है जहां पे कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व है, पर हम उनको अभी तक समाज से जोड़ नहीं पाए, उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। बिल्कुल। भैया, आपने अभी बोला कि युवा को बागडोर दी जाए महासभा अध्यक्ष के लिए, तो युवा टेक्नोलॉजी से समाज को जोड़ सकता है और उसे और उन्नतशील बनाने में मददगार है। तो कैसे, मैं जानना चाहूंगा कैसे करेगा? इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि हमारे समाज में परिचय सम्मेलन होते हैं। हम उन परिचय सम्मेलनों की सार्थकता कितनी मानते हैं?
मेरे हिसाब से यदि मैं बात करूं तो उन परिचय सम्मेलनों की सार्थकता मात्र 20% से 30% से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसका कारण है कि सबसे पहले जब कोई परिचय सम्मेलन का आयोजन होता है तो उस परिचय सम्मेलन में कितने लड़के या लड़कियां जो कि विवाह के लिए अपने आप को उपयुक्त मानते हैं वो कितने उस परिचय सम्मेलन में भाग लेते हैं। जहां तक मैंने देखा है परिचय सम्मेलनों में लड़की या लड़के के माता पिता या उसके किसी रिश्तेदार जो कि उस पर्टिकुलर उस जगह पर निवास करते हैं जहां पर परिचय सम्मेलन हो रहा है, सिर्फ वही परिचय सम्मेलन में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हम जो भी उस लड़के या लड़की को देखने वाले हैं या उस समझने वाले हैं, क्या वो उस लड़का या लड़की तक पहुंच पा रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ भैया इतना होता है कि लड़की के पिता या उनका कोई भी लड़की या लड़के का पिता या उनका कोई प्रतिनिधि मंच पे आके उस बच्चे का परिचय दे देता है और वापस अपने स्थान पे जाके बैठ जाता है। तो ऐसे स्थिति में एक युवा सोच कैसे काम कर सकती है? बहुत छोटा सा उसका एक उदाहरण है कि हम उन परिचय सम्मेलनों को, भाई आज हम ये मानते हैं कि हमारा जो समाज का युवा है अधिकतर मुंबई, पुणे, बेंगलोर जैसे महानगरों में निवास कर रहा है, अपना नौकरी कर रहा है, कुछ है जो अब्रॉड भी काम कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यदि अपना परिचय देना है तो उस परिचय सम्मेलन को ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे सीधे जोड़ा जा सकता है। उसमें कि जिस समय पे लड़के का अपने परिचय देने की बात आती है उसको तत्काल वीडियो कॉल पे जोड़ दिया जाए और वो अपना परिचय एक एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सबके सामने दे। वो अपनी भावनाएं भी प्रकट करेगा, उसको ज्यादा अच्छे से जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे उस चीज को। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समाज को उन्नतशील करें, यही आपका कहना है। चेतन भैया, मैं एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी संविधान में संशोधन हुआ है, उसकी प्रतिलिपि भी इकाई अध्यक्षों के पास आई है जिन्होंने अपनी अपनी इकाइयों में दी है। समझना पड़ रहा है, उसे थोड़ा सा जानना पड़ रहा है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि उस संविधान संशोधन की प्रति को लेकर भी थोड़ी सी सरगर्माहट बढ़ गई है कि ऐसा होना था, ये होना था, वो होना था, ये नहीं है, वो नहीं है। इन सब बातों पर एक युवा सोच क्या कहती है? संविधान की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम समाज की बात करें तो हम एक ऐसे समाज में बिलोंग कर रहे हैं जो कि जिसे कि 100% साक्षर समाज कहा जा सकता है। शायद मैं अपनी बात में पूरी तरह से सही हूं कि हमारा समाज 100% साक्षर है। तो क्या एक साक्षर समाज को कागज के पन्नों पर लिखी हुई चंद लाइनों के माध्यम से किसी सीमित दायरे में जोड़ा जा सकता है? मैं नहीं मानता इस चीज को। इसके लिए हमें हर तरीके से ओपन होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें, हम हर चीज को यदि संविधान के दायरे में यदि जोड़ के रखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे अच्छे सुझावों को भी, जिनसे कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम अपने हाथ पैर बांध लेते हैं, जिसमें कि संविधान हमको ये काम करने से रोक देता है। अब यही बात आ रही है कि अभी जैसे आपने बोला कि संविधान का नया प्रारूप आ चुका है जिसे कि रजिस्ट्रार ने अप्रूव कर दिया है और अब वो संविधान लागू हो चुका है हमारा। पर उसके बाद भी क्या हम सभी एकमत हैं उस संविधान को मानने के लिए? वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी भी उसमें कुछ बातें ऐसी है जो कुछ लोगों को शायद लगता है कि बदलाव होना चाहिए, कुछ को लगता है कि नहीं, इट इज ओके, सब कुछ ठीक है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या फिर एकजुटता? वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि हम एक ऐसे समाज में बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर सभी जब शिक्षित हैं, सभी साक्षर हैं, तो सभी को अपनी बात रखने का भी अधिकार होना चाहिए। संविधान सभा या संविधान जिन्होंने बनाया है वो कितने लोग थे?
क्या वो समाज का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या उन्होंने समाज की सभी लोगों से या अधिकतर लोगों से संविधान में क्या चीज होना चाहिए, इस चीज की राय ली है? नहीं ली है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इस संविधान के ऊपर पूरा समाज एक मत हो जाएगा? न संविधान महासभा को लेकर, महासभा में किसी तरीके का कोई संविधान को लेकर किसी तरीके का कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, न संविधान में क्या चीजें होना चाहिए, ये आम आदमी से जब तक नहीं लिया जाएगा, या आम से नहीं लिया जाए पर कम से कम एक मास से तो लिया जाए कि भाई संविधान में क्या क्या चीजें हो सकती है जो कि समाज को एकजुट करने का। आज की तारीख में दिक्कत ये हो रही है कि हमारा संविधान आज समाज को 2 भागों में या 3 भागों में विभक्त करने का काम कर रहा है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये संविधान सही है? मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शिक्षित समाज है तो समाज को एकजुट करें, और संविधान को साइड में रखकर अगर एकजुटता आती है, सभी लोग एक होते हैं, तो उस पे भी, उसकी ओर भी देखा जाए या प्रयास किए जाए। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे बीच में। आज हम नारदी ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, तो नारदी ब्राह्मण समाज 1920 से संगठित होना शुरू हुआ है। 1920 में हमारी सबसे पहली महासभा का गठन हुआ। आज हम महासभा के शताब्दी वर्ष में हैं, और यदि शताब्दी वर्ष में आने के बाद भी यदि हम एक संविधान जैसे मुद्दे पे भी एक मत नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा समाज संगठित है या एकजुट है? भैया मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बोल रहे थे कि युवा को बागडोर दी जाए, लेकिन एक तरफ युवा महासभा भी थी जिसके अध्यक्ष भी युवा ही हैं, तो आप फिर युवा महासभा के कार्यकलापों को कैसे संगठित करेंगे? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि फिर युवा महासभा का क्या होगा? देखिए, मैं एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको, जो अपनी सोच है, मैं उस सोच को एक प्रक्रिया के माध्यम से अपनाने की बात कर रहा हूँ। अब यदि मैं बात करूँ आपके उस पे, आपके क्वेश्चन के ऊपर, तो युवा महासभा हमारे यहाँ पे एक्टिव है, और हर महासभा के साथ में 2 पैरेलल महासभाएं उसके साथ में चलती हैं, जिसे कि युवा महासभा और महिला महासभा के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम बात करें कि पुरानी युवा महासभा ही, तो युवा महासभा ने, मेरा ऐसा मानना है कि पिछली युवा महासभा ऐसी दिखी थी जिसने कुछ हद तक युवाओं को समाज से जोड़ने का काम किया। कुछ ऐसे आयोजन भी किए जिनसे युवाओं को अपने भावी जीवन में, व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ने के ऐसे अवसर मिल सकते थे। वो प्लेटफॉर्म युवा महासभा ने उपलब्ध भी करवाया। एक करेक्शन, मतलब पिछली युवा महासभा आप किन के कार्यकाल की बात कर रहे हैं? अभी वर्तमान युवा महासभा? उसको आप वर्तमान महासभा ही बोले, क्योंकि अभी बहुत जल्द वो कार्यकाल खत्म होने। हाँ, वही थोड़ा सा पिछली में पिछला कार्यकाल चले जाता है। हम मोहिते जी के, श्री विश्वदीप मोहिते जी के कार्यकाल। जी। तो वर्तमान युवा महासभा ने वो काम कुछ हद तक बहुत अच्छे से किया है कि उन्होंने युवाओं को, पूरी तरह से तो नहीं बोल सकता, पर हाँ, ऐसी जगह से युवाओं को समाज से जोड़ा है जो शायद पहले कभी समाज से नहीं जुड़े थे। उनके पर्टिकुलर, उनकी जगहों पर जरूर समाज से जुड़े होंगे, पर महासभा, अब हमारे समाज में महासभा एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसे कि हर कोई बात करना इस बारे में अब पसंद करता है, या पसंद नहीं भी बोले हम, पर एक चर्चा का विषय जरूर है हमारे समाज में महासभा। तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब हमें महासभा को इतना व्यापक बनाना है कि हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति भी समाज से जुड़े और समाज में अपना सार्थक योगदान दे। आप और आपके साथ के कुछ युवाओं ने ऐसी एक पहल करी थी कि युवा महासभा में जो उम्र का दायरा हो वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए, वो क्यों और क्या वो हो पाएगा? देखिए, यदि ये बात करूं कि किसी युवा सोच वाले को महासभा अध्यक्ष बनाया जाए, तो युवा सोच वाले का तात्पर्य ये नहीं है कि वो एक उम्र के सीमित दायरे में आ गया है। वैसे ही हम युवा की बात करें तो युवा महासभा भी एक युवा को आप
कैसे उम्र के दायरे में बांध सकते हो। यदि मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं उस युवा महासभा के दायरे से आज से 7 साल 8 साल पहले बाहर हो चुका हूं, पर जहां तक मैं समझता हूं मेरी खुद की सोच जो है वो एक युवा की भांति है। तो क्या मैं उस कैटेगरी से बाहर हो चुका हूं? शायद नहीं हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि युवा होना उम्र पे नहीं निर्भर करता है। भाई उम्र हो सकता है 40 भी हो 45 भी हो, पर उसकी जब तक सोच उतनी है तब तक वो युवा ही कहलाएगा। तो क्या मैं ये समझूं कि आप उम्र का दायरा बढ़वाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आप शायद अगले युवा महासभा अध्यक्ष के लिए सामने आए? नहीं, ऐसी कोई सोच या ऐसी कोई सोच नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है। आप युवाओं के मार्गदर्शक हमेशा रहे हैं। मैं ये आगे भी रहूंगा, बिल्कुल मैं आगे भी रहूंगा। आपका आशीर्वाद मिलता रहा है युवाओं को। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा युवा चेहरा आपकी नजर में जो आगे आ सकता है समाज हित में? या देखिए ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ। ये तो सबसे पहले वो इंसान खुद तय करे जो ये सोचता है कि मैं आने वाली महासभा का अध्यक्ष या युवा अध्यक्ष बन सकता हूँ। वो क्यों बन सकता हूँ वो भी उसे ही तय करना है। वो आके अपने आप को समाज के सामने रखे और अपने आप को आगे बढ़ाए। मुख्य धारा से कट रहा है युवा, अभी भी कुछ कमी है शायद कि युवा आए, या कहीं ना कहीं वो समय नहीं निकाल पा रहा है, या शायद बिजी लाइफ के कारण ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए कुछ और प्रयास या कुछ? देखिए ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि युवा अपनी बिजी लाइफ के कारण समाज से कट रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि समाज आज भी पुराने ढर्रों पे ही चल रहा है, इस कारण से युवा समाज से नहीं जुड़ पा रहा है। हमें समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें लाना बहुत जरूरी है जो कि समाज के युवा को समाज से जोड़ के रखे। आज हमारे समाज का युवा जो है वो अन्य समाजों में विवाह कर रहा है। तो इसके क्या कारण है? क्या हमारे संस्कार या हमारे जो समाज के जो घर हैं, परिवार हैं, क्या उनमें उनके रहन सहन में किसी तरीके का कोई परिवर्तन आ रहा है? शायद नहीं, पर कुछ चीजें अब ऐसी हो रही हैं, समाज के सामने कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे समाज का युवा समाज से बाहर जा रहा है। आदरणीय भैया, समय की थोड़ी सी पाबंदी रहती है, इसलिए हम चाहते तो हैं कि और काफी कुछ जाने आपसे, समझे, क्योंकि आपके क्रांतिकारी विचार हैं थोड़े से। नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल कोशिश करेगा कि एक बार फिर से हम आपके पास पुनः आए और आपके और आगे के विचारों को थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सुने और उसे सभी समाजजनों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर।